नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये सब हमने पढ़ ली थी, है ना। अब हम आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो मेन पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। इनके यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, केस स्टडीज आती हैं यूजेस से, वो देखेंगे। फिर यूजेस के बाद हम तुरंत चलेंगे फिर डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर पर। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो पहले हम यूजेस देख लें, कहाँ कहाँ इनके यूज होते हैं। सबसे मेन जो आपका मेटल है वो सबसे पहले है जिंक। एक मिनट रुकना। यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला मेटल है वो है जिंक, ठीक। फॉर गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, इसमें गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस होता है। गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये होता है पॉलिशिंग करना बेसिकली। हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ना, आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक कोटिंग लेयर लगा देते हैं जिंक की। मान लो ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि जिंक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाए, आयरन का ऑक्सीडेशन ना हो, आयरन वहां पे रस्ट होने से बच जाए या फिर आयरन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से बच जाए। इस कंडीशन में हम गैल्वनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कोटिंग ऑफ जिंक, गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कोटेड आयरन ऑब्जेक्ट विद जिंक। हम क्या करते हैं, जिंक के उससे कोट कर देते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा ये जिंक को मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जिंक की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। जिंक बॉडी के लिए नीड होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में भी जिंक, आयरन, इन सबकी नीड होती है। तो मेडिकल में भी यूज़ होता है और एलॉय बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। फॉर मेकिंग अलॉय, फॉर मेकिंग अलॉय, एलॉय बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो जिंक का यूज़ हो गया। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो आयरन का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, मेनली बड़े बड़े ब्रिज, पुल, रेलवे ट्रैक, ये सब बनाने के लिए ना। ब्रिज हो गए, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, इन सब का यूज़ आयरन का यूज़ होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है आयरन की जिनकी वजह से आयरन का मेनली यूज़ होगा? तो आयरन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से इसका यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो और क्या रहेगा, हाँ, थर्ड नंबर पे मैं बात करूं लेड, लेड का यूज़ होता है, LEAD, लेड का यूज़ होता है। लेड का यूज़ आपको पता है बैटरी बनाने में होता है, मेनली बैटरी बनाने में होता है। आपने सुना भी होगा लेड बैटरीज, लेड की बैटरी आ रही है। लेड जो मेटल है उसका यूज़ बैटरी बनाने में होता है, पानी के पाइप बनाने में होता है, वाटर पाइप बनाने में होता है, ठीक है ना। जिससे कि लेड जो है वो आपका वाटर पाइप में थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी देता है और हल्की सी स्ट्रेचेबिलिटी भी देता है, जिसकी वजह से वाटर पाइप यहाँ पर फटने का डर कम रहता है। तो इसका यूज़ होता है उनको बनाने में, ठीक है। उसके बाद एलॉय बनाने में भी इसका यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है आपको। एलॉय बनाने में भी इसका यूज़ हो लेड का। बात करें हम टाइटेनियम की, टाइटेनियम बहुत ही हार्ड मेटल होता है, डेंसाइल होता है बेटा बहुत ज़्यादा। इसका यूज़ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में होता है, मेनली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर गोल्ड आपको पता है ज्वेलरी बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है, प्रीशियस मेटल्स होते हैं ये, है ना। उसके बाद यूरेनियम वगैरह का यूज़ भी आपको पता है। टिन का यूज़ भी पता है, टिन का यूज़ होता है प्लेटिंग के लिए, टिन प्लेटिंग करते हैं ना, कोटिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ये सब होता है। एल्यूमिनियम का यूज़ आपको पता है फॉयल बनाने में, फूड फॉयल बनाने, फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम के टेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, तो इन सब का एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, कॉपर की वायर बनाई जाती है, कॉपर मेटल का यूज़ होता है, कॉपर की वायरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं, बर्तन भी बनाए जाते हैं कॉपर के। तो ये सारे मेटल्स आपके जनरली जो मेटल्स आपके सिलेबस में हैं उनका यूज़ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे केस स्टडी आती है बेटा, है ना, केस स्टडी आती है। जिंक का बहुत मेन रोल है गैल्वनाइजेशन, नाम ध्यान रखना उस प्रोसेस का, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में, एक मिनट रुकना बेटा आप लोग।
इधर इधर सुनो। ठीक है बेटा, अब देखो, अब हम यूज करेंगे नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल के यूजेस में बेटा सबसे ज्यादा तो आपको पता है ऑक्सीजन यूज होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब हम बात करें अगर नॉन मेटल की, तो ऑक्सीजन यूज होता है बेटा रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का यूज होता है प्लस हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया गैस बनाने में, मेकिंग अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस बनाने में यूज होता है। अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज होती है बेटा, हैवर्स प्रोसेस से बनता है। हैवर्स एक साइंटिस्ट से, उनके नाम के ऊपर इस प्रोसेस का नेम रखा गया, हैवर्स प्रोसेस। इसमें हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है बेटा। आयरन यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट का काम आपको पता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो आयरन एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है। 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है और इस कंडीशन में अमोनिया बन के तैयार होती है, NH3 बनता है। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस के बनने में इसका यूज होता है। फॉस्फोरस का यूज होता है मेनली क्रैकर्स बनाने में, पटाखे बनाने में। ठीक है, क्रैकर्स बनाने में फॉस्फोरस का यूज होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का यूज होता है डाई बनाने में। जो पेंट वगैरह की लिए डाई यूज होती हैं, उनको बनाने में, डाई बनाने, फॉर मेकिंग डाइज। ठीक है, डाई बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद नॉन मेटल में आयोडीन, आपको पता है हमारा थायराइड ग्लैंड के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आयोडीन से हम मतलब आयोडीन की टेबलेट्स भी बनती हैं बेसिकली। वैसे हमारे सॉल्ट में भी यूज होता है। ठीक है, सॉल्ट में भी यूज होता है। इन इन यूज इन सॉल्ट, आप ये लिख सकते हो यूज इन किचन सॉल्ट, या फिर किचन सॉल्ट, ये लिखना, किचन सॉल्ट में यूज होता है आयोडीन। आयोडीन के बाद फिर अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर से बहुत सारे एसिड बनाए जाते हैं, मैचस्टिक बनाई जाती है, गन पाउडर बनाया जाता है सल्फर से। सल्फर का भी यूज होता है। ये नॉन मेटल्स के जनरली यूज हैं। क्लोरीन का यूज होता है। क्लोरीन का यूज आपने पढ़ा है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था आपने सेकंड चैप्टर में, तो क्लोरीन का यूज पढ़ा था वहां पे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। अच्छा, बोरॉन है हमारे, एक नॉन मेटल है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन, तो बोरॉन का यूज बेसिकली बोरेक्स बनाने में यूज होता है। फिलहाल तो वो सोडियम से ही बनता है, सोडियम का मेन कंपाउंड होता है बोरेक्स, लेकिन बोरॉन का भी यूज होता है।
तो ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स यूजेस में आते हैं। मेनली इसमें ऑक्सीजन, आयोडीन और क्लोरीन और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा अच्छे से आपको समझ लेना है, एक एक बार बस एक याद रखना है थोड़ा सा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, वरना इससे जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है बेटा, ठीक है। केस स्टडी आती है बस केवल। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। ऑक्टेट रूल, कैसे मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? जरा बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। हाउ metals react with non-metals? react with नॉन मेटल्स। देखो आपके सिलेबस में बेसिक लेवल पे ये चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल पे ही आप सीखोगे, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आप नहीं सीख रहे हो कि कैसे मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिक लेवल पे सीख रहे हो आप। सिंपल सी बात बस इतनी समझो, मेटल का जो नेचर होता है बेटा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर होता है। इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब पता है, इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मेटल जो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो बस यही काम बन जाता है। भाई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करते हैं? सपोज दैट आपने 9th क्लास में पढ़ा था सोडियम मेटल, इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। थोड़ा 9th पे चलो, 9th को याद करो, मैंने आपको बताया था 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। 2,8,1 इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये अपनी ऑक्टेट रूल में ये बताया था साइंटिस्टों ने कि जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली कुछ नोबल गैसेस हैं। वो एलिमेंट सारे के सारे कुछ नोबल गैसेस हैं। जैसे कौन कौन सी नोबल गैस है? हीलियम, हीलियम को हम छोड़ दें। हीलियम यहाँ पर डुप्लेट रूल में काम करती है। हीलियम किस में काम करती है? डुप्लेट रूल में। ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद बाकी जितने भी मेटल्स हैं और आगे के जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम के बाद आता है नियॉन, नियॉन के बाद आती है आर्गन। तो इस तरीके से और भी क्रिप्टॉन और भी हैं, तो वो वहां पर उनके पास, जैसे नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट, कितने कितने इलेक्ट्रॉन उसमें डिवाइड करने हैं हमें, वो करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। पहली में 2 आ जाएंगे बेटा, दूसरी में 8 आ जाएंगे बचे हुए। इसमें पहली में 2 आ जाएंगे, दूसरी में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अपने सेकंड ऑर्बिट में नील्स बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, नील्स बोहर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। पहली में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, दूसरी में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो पहली में 2, दूसरी में 8, कितने बचे? 8। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई जो ये इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, ये 8-8 हैं और ये इसी कंडीशन में नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब है ये गैसेस अनरिएक्टिव हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रही हैं, अनरिएक्टिव गैसेस हैं, ठीक है। अनरिएक्टिव गैसेस हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रही हैं, अक्रिय हैं, ठीक है। हालांकि ये स्पेशल कंडीशंस होती हैं कुछ जिनमें ये रिएक्शन करती हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशंस में ये अनरिएक्टिव गैसेस हैं। हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई। तो ये बाकी की, ये हीलियम को छोड़कर, हीलियम डुप्लेट रूल पे काम करती है, और बाकी की जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी ऑक्टेट रूल पे काम करती हैं। हाँ बेटा, ओम साहू कुछ बोलना है आपको? बोलो, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है आपको? सर थर्ड ऑर्बिट में सर 8 से ज्यादा भी रख सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसके पास केवल थे ही 18 टोटल। तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 18 रख सकते हो आप मैक्सिमम। लेकिन हर एलिमेंट ये कोशिश करता है कि उसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इन लोगों के पास ये जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th में मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था आपको कि भाई इन एलिमेंट्स के पास लास्ट ऑर्बिट में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसीलिए ये अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, या फिर इनको इनर्ट गैस बोला जाता है। तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इनर्ट गैस बोला जाता है, अनरिएक्टिव गैसेस, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब, ठीक है। अब
हर एटम इनकी तरह बनना चाहता है, तो उसमें लगता है ऑक्टेट रूल। ये है ऑक्टेट रूल कि वो अपनी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब सोडियम के पास, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मेटल हैं, जिंक हो गया, ये सारे मेटल हैं, कॉपर हो गया, ये सारे मेटल हैं। इनके पास ये सब मेटल हैं और इनका नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनके पास लास्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इस कंडीशन में अगर ये चाहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास से गायब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसका मतलब ये बन गया नियॉन की तरह। किसकी तरह बन गया ये? नियॉन की तरह। नियॉन की तरह बनने के बाद ये अपने आप को अनरिएक्टिव या फिर स्टेबल कर लेगा। हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी की कंडीशन में आ जाएगा सोडियम का एटम। ठीक है, स्टेबिलिटी की कंडीशन में आ जाएगा। तो हर एटम ऐसा ही चाहता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऐसी कंडीशन में सोडियम का एटम रिएक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा? रिएक्शन। और रिएक्शन करते टाइम सोडियम का एटम सोडियम का नहीं रहेगा, वो बेसिकली सोडियम का आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन। और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का। किसका चार्ज आ जाएगा? प्लस का। बहुत बारीक, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल जानकारी है बेटा ये, इसको आप ध्यान रखना। सोडियम के एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्यों डोनेट कर दिया? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को इनके जैसा बनाने के लिए। ठीक है, हर एटम इनके जैसा बनना चाहेगा। ये हमारा कहता है ऑक्टेट रूल। जो हमारे लुइस, GN लुइस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1916 में ये रूल दिया था कि भाई हर एटम, हर एलिमेंट जो होता है वो अपनी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, और स्टेबल होना चाहता है। देन also sodium atom also wants to stable, so it donate one electron to another atom, another elements atom। किसी और एलिमेंट के एटम को ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऐसी कंडीशन में इसके पास जो 11 इलेक्ट्रॉन थे वो कितने रह जाएंगे? 10। और 10 रहने के बाद इसके पास क्या चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी बेटा? प्रोटॉन। क्या चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहीं नहीं जाते हैं, प्रोटॉन वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन जितनी भी आप पढ़ रहे हो उनमें प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, केवल केवल इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। तो उस कंडीशन में एक प्रोटॉन इनके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा और इसी वजह से सोडियम के एटम के ऊपर Na+ चार्ज आ जाता है। किसका चार्ज आ जाता है? Na+। ठीक है, क्लियर? ये Na+ चार्ज हमारा कहलाता है कि हम ये सोडियम एटम बन जाता है। क्या बन, सॉरी, सोडियम का आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम का आयन। तो यहाँ पर यही हमारा मेटल है जो मेटल ऑक्टेट रूल के थ्रू अपना काम करना चाह रहा है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे सोडियम ने एक एटम यहाँ पर डोनेट किया, सेम ऐसे ही क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप। सेम ऐसे ही क्या हो रहा होता है बेटा कि क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटम है। क्लोरीन के एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन होते हैं उसके पास। तो पहले में 2, दूसरी में 8, लास्ट में बचे हुए 7। तो इस कंडीशन में इसके लास्ट में 8 कैसे होंगे? इजीली 8 कैसे होंगे? आसानी से, आसानी से 8 ऐसे होंगे कि या तो ये 7 को डोनेट कर दे। तो देखो, कोई भी एटम, इतनी एनर्जी नहीं होती किसी के पास कि वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वो डोनेट करे या फिर गेन करे। ठीक है, ना ही 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वो डोनेट कर सकता है, ना ही 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वो गेन कर सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में 4 जब हो जाते हैं, जैसे किसी के पास मान लो एंड में 4 है, कार्बन है, कार्बन के पास एंड में 4 है, 2,4। तो ऐसी कंडीशन में वो ना गेन करता है ना डोनेट करता है, वो करता है शेयरिंग। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको शेयरिंग। तो कार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, पूरी डिटेल में पढ़ोगे आप। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? यहाँ पर बेटा क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही उसके पास प्रोटॉन थे। तो 17 प्रोटॉन होने की वजह से और 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आखिरी ऑर्बिट में ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? स्टेबल। स्टेबल होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास एक्स्ट्रा था, वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास एक्स्ट्रा था, प्लस का चार्ज था। तो वो इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास से
क्लोरीन के पास आ जाता है। क्लोरीन के पास अगर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन, प्रोटॉन तो उतने ही हैं, 17 ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस कंडीशन में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से Cl के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन लेते समय क्लोराइड आयन बन जाता है, क्लोरीन से बन जाता है, क्लोरीन के एटम से बन जाता है वो क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड का आयन बन जाता है। तो ये आपको पता है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, कैटायन, एनायन सब पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया इसको कि हर एटम ऐसा ही चाहता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डुप्लेट रूल की। डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल में सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन से कम है, 6 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ऐसी कंडीशन में वहां अप्लाई होता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल किस किस पर अप्लाई होगा? नाइट्रोजन पर अप्लाई होगा, लिथियम पर अप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूँ, उस पर आपका लिथियम पर अप्लाई होगा, बोरॉन पर अप्लाई होगा, है ना, इन सब पर डुप्लेट रूल अप्लाई होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें अगर हीलियम की, हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी स्टेबल मानी गई, ये भी स्टेबल है, हीलियम गैस भी स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नोबल गैसेस में आती है। तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्टों ने जो ऑक्टेट रूल दिया वो 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए दिया, लेकिन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 से कम इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 6 से कम इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बात करूं अगर बोरॉन की, ठीक है, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन के पास है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में एक मिनट रुकिए, मैं आपको पहले लिथियम के बारे में बताऊं, फिर बताऊंगा बोरॉन के बारे में। लिथियम के बारे में बताऊं, लिथियम के पास है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, पहली में 2, दूसरी में 1। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लिथियम के पास 2,1 होने की वजह से ये हीलियम के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि इसके नियर अबाउट हीलियम है। ठीक है, इसके नियर अबाउट क्या है बेटा? हीलियम। तो ये हीलियम के जैसा बनना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हीलियम के जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा। तो Li के ऊपर, लिथियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, और लिथियम के ऊपर प्लस का चार्ज आने की वजह से यहाँ पर ये भी मेटल में आता है, इसीलिए ए भी मेटल में आता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी मेटल से मैच करती है, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। तो ये भी किस में आ जाता है बेटा? मेटल में आ जाता है। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं बोरॉन की, बोरॉन, बोरॉन का बेटा 5 होता है, बेरिलियम का होता है 4, है ना, बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, तो बोरॉन का 5 होता है, तो 2,3। ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 का, +3 का बोरॉन के ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरॉन किस में आती है? मेटल में आती है, नॉन मेटल में आती है, मेटलॉइड में आती है? कोई बताएगा बेटा, बोरॉन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है? बोलो, बोलो बेटा, किसी को पता है? देखो, सर मेटल। नहीं नहीं, मेटल नहीं बेटा, अभी तो मैंने बताया था आपको। पहली बात तो बोरॉन कुछ बुक्स में आपको नॉन मेटल में लिखा हुआ दिखेगा, और कुछ बुक्स में आपको मेटलॉइड में लिखा हुआ दिखेगा। अभी मैंने बोरॉन के आपको यूज बताए थे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली ये मेटलॉइड होता है, ये एक्चुअल में मेटलॉइड होता है। बोरॉन जो है वो मेटलॉइड है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। बोरॉन की जो बैलेंसी होती है वो हमारी, हमने देखा कि 2,3, ठीक है, 2,3 से हम इसको डिनोट करेंगे। अब 2,3 से जब डिनोट करेंगे तो इसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसकी बैलेंसी जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी +3। ठीक है, कितनी हो जाएगी? +3, ये हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है बोरॉन की बैलेंसी।
तो बोरॉन मेटलॉइड में आता है, हालांकि कुछ प्रॉपर्टीज की मेटल से मैच करती हैं तो मेटलॉइड में आ जाता है, और कुछ नॉन मेटल से मैच करती हैं तो ये मेटलॉइड में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था डुप्लेट रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? डुप्लेट रूल जब अप्लाई होता है जब उसके पास 6 से कम इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम के पास। तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी सिंगल ऑर्बिट में, भाई एक ही ऑर्बिट बची उसके पास, तो फिर 2 ऑर्बिट होती हैं तो 2 में एक में से इलेक्ट्रॉन चले गए या कुछ हो गए तो एक ही बची, तो वो अपनी सिंगल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अभी आपने पढ़ा था ऑक्टेट रूल, ऐसी कंडीशन में वो अपनी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा था। इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है डुप्लेट में। तो डुप्लेट में ध्यान रखना ये एक ही ओनली वन ऑर्बिट, केवल एक ही ऑर्बिट के लिए अप्लाई होता है, और उसमें एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाने चाहिए, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, डुप्लेट रूल लगता है। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा सीन अलग है। H प्लस भी बनाता है और H माइनस भी बनाता है। ये जब बनाएगा जब वो अपनी शेयरिंग करेगा, है ना, जब वो शेयरिंग करेगा उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा। ये जब बनाएगा जब वो डोनेट कर देगा, तो उस कंडीशन में H प्लस जो बन जाएंगे ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। ये सारा ये नीचे जाएगा सब सामान। इधर क्यों रख दिया? ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो, तो मैं आपको बता रहा था सोडियम और क्लोराइड की कहानी, क्लोरीन की कहानी। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 2,8,1 2,8,7। ये अपना एक डोनेट करना चाह रहा है, ये इससे गेन करना चाह रहा है। तो ये 1 डोनेट होके 7 के पास आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएंगे 2,8, यहाँ पे हो जाएंगे 2,8,8। दोनों का काम चल गया। इसकी आखिरी लास्ट ऑर्बिट में भी 8, इसकी लास्ट ऑर्बिट में भी 8। तो यहाँ पर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और ऐसी कंडीशन में आयंस में कन्वर्ट होकर ये रिएक्शन होगी। ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया है और ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया है, तो आयंस में ये रिएक्शन होगी। ये पॉजिटिव वाला कहलाता है कैटायन, आपने पढ़ा है 9th क्लास में। ठीक है, कैटायन कहलाता है। नेगेटिव वाला कहलाता है एनायन। क्या कहलाता है? एनायन। ऐसी कंडीशन में हमारे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये टॉपिक, आयोनिक कंपाउंड, उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ होगा ऐसा। अगर आपसे कहा जाए कि हमें आप सोडियम के आयन का सिंबल बना के दिखाइए, सोडियम का आयन बना के दिखाइए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? पहले सोडियम का एटम लोगे, उसके बाद एरो बनाओगे, एरो बनाने के बाद सोडियम का आयन बना दोगे प्लस के चार्ज के साथ, और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखाओगे। इलेक्ट्रॉन चला गया, अलग हो गया, निकल गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सोडियम के साथ प्लस इलेक्ट्रॉन लगा हुआ होगा, ये तब आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका आयन जो था, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इससे दूर है, प्लस है इसमें। ठीक है, आयन में। सेम ऐसे ही अगर हमें क्लोराइड का आयन बनाना हो तो उस कंडीशन में हम पहले क्लोरीन के एटम में, क्लोरीन के एटम में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ना कि हम उसके आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ध्यान से सुन लेना सारी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर हमने क्या करना है, अगर हमें सोडियम का आयन बनाना है तो सोडियम का एटम था, उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब चला गया तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, क्लोरीन के एटम के पास आ गया, तब क्लोरीन जाके आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्लोराइड आयन है, यानी कि क्लोरीन का बना हुआ आयन है, और ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, और ये आपको पता ही है आया हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कंडीशन में आप दोनों की कंडीशन बता दोगे कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होते हैं। पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म होते हैं फिर से बता दूं एक बार, कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। देखो इलेक्ट्रॉन प्लस का साइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कहीं चला गया इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर प्लस का साइन आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो प्रोटॉन बच गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये एटम था पहले नॉर्मली, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से इसके ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। ये देखो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ। ठीक है, ये है क्लोराइड आयन, ये है सोडियम आयन, आपके दोनों आयन में कन्वर्ट हो गए। जो भी आयन आपको बनाना हो आप इस तरीके से बना दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की, अभी शेयरिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन की आपके
मतलब इस वाले चैप्टर में, तो मैं शेयरिंग बेटा बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। शेयरिंग में बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ध्यान रखना यहाँ पर आयंस के बीच में, आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। आयंस करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहाँ पर सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने दे दिया, इसने ले लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे जो कंपाउंड कहलाते हैं वो बनते हैं आयोनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ऐसी कंडीशन में बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। शेयरिंग और ट्रांसफर में फर्क समझ लो। ट्रांसफर का मतलब है तुमने किसी को 50,000 1 लाख रुपए दिए, तुम देके भूल गए, वो भी खुश तुम भी खुश, तुम्हें भी जरूरत नहीं थी, उसे जरूरत थी, उसने मिल गए, तुम भी खुश हो गए। शेयरिंग का मतलब है तुमने उसको शेयरिंग में दिए हैं, मतलब एक तरीके से तुमने, तुम्हें भी जरूरत है कुछ पैसों की और उसे भी जरूरत है, तुमने क्या किया, दोनों ने मिलके बैंक से लोन ले लिया, या फिर तुमने भी यहाँ पर कोई चीज रख दी बीच में शेयरिंग के लिए कि भाई तुम्हें जरूरत हो तुम ले लेना, हमें जरूरत हो हम ले लेना, और इसने भी अपनी वही चीज रख दी, यानी कि दोनों दो दो चीजें हो गई, ठीक है। तो ये शेयरिंग हो गई इन चीजों की। अब इसे जरूरत होगी ये ले लेगा, इसे जरूरत होगी ये ले लेगा, दोनों एटम ऐसी कंडीशन में पास पास आ जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो एटम ऑलरेडी क्लोज आते ही आते हैं, लेकिन जब कोवेलेंट कंपाउंड बनता है तो भी एटम क्लोज आते हैं, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पाथ में शेयर हो जाता है, शेयरिंग होने लगती है उसकी, ठीक है। बिल्कुल उसके में ट्रांसफर नहीं होता उसकी ऑर्बिट में, बस उससे अटैच रहता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहता है उसके न्यूक्लियस के, ठीक है। तो फिलहाल आपको आयनिक कंपाउंड समझने हैं, कोवेलेंट भी मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी एलिमेंट ये जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोबैलेंसी या फिर बैलेंसी वर्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोबैलेंसी बोल दीजिए या फिर बैलेंसी बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों के समझ में बिल्कुल क्लियर आ गई है, ठीक है। अब हम बनाएंगे बेटा कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय डॉट स्ट्रक्चर, बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर्स आते हैं बोर्ड में बनाने को, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को आप लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को ही केवल रिप्रेजेंट करोगे, बस लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन ही केवल रिप्रेजेंट किए जाएंगे उस पर्टिकुलर एटम पे। मैं अभी एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो किसी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। दोनों को क्रॉस से, दोनों को डॉट से कर सकते हो, एक को क्रॉस से एक को डॉट से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो आप जैसा चाहो वैसा कर लो, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा सही रहता है कि आप मेटल के डॉट से और नॉन मेटल के सॉरी मेटल के क्रॉस से और नॉन मेटल के डॉट से कर लो, या नॉन मेटल के डॉट से और मेटल के क्रॉस से कर लो, कोई फर्क नहीं, लेकिन अलग अलग कर लो, ज्यादा बेटर रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की बात कह रहा हूँ, जैसे मुझे अगर NaCl बनाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको मिल गया, दोनों में आपस बॉन्डिंग हो गई, और ये हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, जो केमिकल बॉन्डिंग हुई है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और उस कंडीशन में ये कंपाउंड हमारा कहलाता है आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहलाता है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, Na के पास, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको 2,8,1, इसके नीचे ध्यान रखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे ही करना है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो कर देना है क्रॉस से, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन शो करना है, लास्ट में एक था तो एक शो कर दिया आपने। अब प्लस क्लोरीन का आयन बनाना है, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2,8,7। ये अभी, ये है सोडियम का एटम, ये सोडियम एटम है, ये अभी आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। आयन में कन्वर्ट हो जाएगा अभी जब ट्रांसफर कर देगा। तो क्लोरीन के पास यहाँ पर 7 है, 7 होने के साथ साथ
इसके 7 इलेक्ट्रॉन कैसे शो करते हैं, पेयर में शो करोगे आप, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा, इसके अगर क्रॉस से शो करती हैं, इसके डॉट से शो कर दो, तो डॉट से भी कैसे 7, ऐसे नहीं कि ऐसे गोल गोल घुमा दिए 7, एक यहाँ, दो यहाँ, 2 3 4 5 6 और 1 7, इस तरीके से आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ बना दिए, 2 2 2 2 2। 8 का पेयर होता है ना, तो मतलब 8 का वो होता है ऑक्टेट का, तो 2 2 2। ये इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से जाता हुआ दिखाओगे कि ऐसे एरो बना के, यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब आप जब ये सब बना लोगे, उसके बाद बना दोगे एरो, एरो बना दोगे। एरो बनाने के बाद आपको Na पे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, इसके ऊपर जो चार्ज आ गया है वो आ गया है प्लस का। कैसा चार्ज आ गया है, प्लस का। और इधर Cl के साथ क्या हुआ है, तो आपको Cl के जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, Na के पास तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं ना बेटा, तो अब आपको जो Cl के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन थे उनको 8 करके दिखाना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। ये दिखाने के बाद इसके ऊपर आपको चार्ज लगाना है नेगेटिव का, क्योंकि इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन था एंड में, आखिरी ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो उसने डोनेट कर दिया, दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में इसके पास कुछ बचा ही नहीं। ये हमारा NaCl बन गया, इसको एरो लगा के आप NaCl ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 2,8 बचा इसके पास, और 2,8,8 हो गया इसके पास, ठीक है। ये आपका बन चुका है सोडियम क्लोराइड। क्या बन चुका है बेटा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मेशन करनी है आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो अभी NaCl का था, अब मैं आपको कल और बताऊंगा, और फॉर्मेशन जो होगी उनकी फॉर्मेशन बताऊंगा कि किस तरीके से हम उनको फॉर्म करते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरीके से फॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, पूछे भी गए हैं कई बार बोर्ड में कि आप NaCl की फॉर्मेशन करिए, MgO की फॉर्मेशन करिए। NCERT में गिवन है, आप एक बार देखना, बाकी एडिशनल में भी गिवन है आपकी फॉर्मेशन, वो देखना, लेकिन NCERT वाली ज़्यादा बेटर है। वैसा बनाओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। क्लास का लिंक बेटा एक्सपायर होने वाला है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग मैं इसकी भी अपलोड कर दूंगा, 3 रिकॉर्डिंग वहाँ पर अपलोड कर दी थी मैंने, ये भी रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा।